मैं आपको इंटरमीडिएट के अर्थशास्त्र विषय पर व्याख्यान दे रहा हूं, जिसको कि आप लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले आपसे चर्चा हम करते हैं अर्थशास्त्र की। जैसा कि आप जानते हैं अर्थशास्त्र, मैं लिख करके बताता हूं। बच्चों, अर्थशास्त्र जैसा कि दो शब्द हैं, अर्थ धन शास्त्र, ये दो शब्द हैं। अर्थ से मतलब है धन और शास्त्र से मतलब है उसके संबंध में जो हम अध्ययन करते हैं, जो विज्ञान है। और आप विज्ञान जानते हैं कि किसी भी वस्तु का, किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। तो अर्थशास्त्र से आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि धन से संबंधित जो अध्ययन होता है वो अर्थशास्त्र में होता है। हम आज चर्चा करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की और समष्टि अर्थशास्त्र की, लेकिन इसका जो विभाजन है इसके विषय में हम बताते हैं। अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्री रैगनर नर्क्स ने 1935 में ही दो भागों में विभाजित किया। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, व्यष्टि और समष्टि। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय में बताएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो माइक्रो शब्द है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से मिलकर के या उससे लेकर के बनाया गया है। उसका सीधा अर्थ होता है सूक्ष्म। तो हमारा जो है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो, इसका मतलब होता है सूक्ष्म। आज हम इस विषय पे अपना व्याख्यान देंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। इसकी जो विशेषता है ये मुख्य रूप से ये है कि हम छोटी इकाई का अध्ययन करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था की एक छोटी इकाई का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति के एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उसको हम इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल करते हैं। इसमें कीमत निर्धारण की बात होती है, साधन की कीमत निर्धारण की बात होती है, वस्तु की कीमत निर्धारण की बात होती है। ये सारा अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति है, एक परिवार है, एक फर्म है, एक उद्योग है, उसकी जो व्यक्तिगत क्रियाएं हैं उसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। उसके पहले हम आपको थोड़ा सा ले चलते हैं अर्थशास्त्र विषय पर। बच्चों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आप जानते हैं, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। मूल रूप से अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं आई थी उसमें एडम स्मिथ ने इसे धन का विज्ञान कहा, फिर एल्फ्रेड मार्शल ने इसे कल्याण का विज्ञान कहा, रॉबिन्स ने इसे चयन का विज्ञान कहा और बाद में पॉल सैमुअल्सन आते हैं, उन्होंने इसे वितरण का विज्ञान कहा। तो ये चारों चीजें मिलकर के अर्थशास्त्र विषय को स्थापित करती हैं। और मूल रूप से अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र में उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण, इन क्रियाओं का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पर जब संकेंद्रित होते हैं तो इसमें इसके दो तीन घटक होते हैं। पहला ये घटक होता है कि वस्तु का कीमत निर्धारण। वस्तु के कीमत निर्धारण में हम अध्ययन करते हैं उपभोग का। उपभोग के अध्ययन में हम देखते हैं कि कोई उपभोक्ता है, उसकी क्या क्रियाएं हो सकती हैं। उपभोक्ता किस प्रकार से किसी वस्तु को खरीदने के लिए, प्राप्त करने के लिए किस प्रकार इच्छा व्यक्त करता है, किस प्रकार वो कीमत देता है। इसी में हम कीमत का भी सिद्धांत देखते हैं कि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। इसको हम मांग का सिद्धांत कहते हैं। कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। इस तरीके से हम मांग के सिद्धांत को पढ़ते हैं, मांग की लोच को पढ़ते हैं, उपभोक्ता के संतुलन की बात करते हैं, उपभोक्ता की संतुष्टि की बात करते हैं, उपभोक्ता की बचत की बात करते हैं। ये हमारा उपभोग में आ जाता है, इसे हम उपभोग कहते हैं। उसके बाद आता है उत्पादन। आप जानते हो बच्चों कि उत्पादन एक
महत्वपूर्ण क्रिया है। आर्थिक क्रिया के रूप में उत्पादन का सर्वाधिक योगदान है। उत्पादन के अंतर्गत विभिन्न चरों से मिलकर के किस प्रकार से उत्पादन किया जाता है, इसका अध्ययन हम उत्पादन में करते हैं। उत्पादन की क्रिया, उत्पादन के अंतर्गत हम अल्पकाल, दीर्घकाल इन दोनों अवस्थाओं में उत्पादन की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें हम घटते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल या बढ़ते प्रतिफल इसका अध्ययन करते हैं। इसी तरह से हम रिटर्न टू स्केल जो कि दीर्घकाल का है उसका अध्ययन करते हैं। उसमें भी आपको घटता, स्थिर और बढ़ता हुआ ये सारी चीजों का हम अध्ययन करते हैं। किस प्रकार से उत्पादन की क्रियाएं होती हैं ये हम उत्पादन के अंतर्गत देखते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो घटक है वो है कीमत। जो हम कोई भी साधन का उपयोग करते हैं उसके लिए हम किस प्रकार से उसका कीमत निर्धारित करते हैं, किस प्रकार से उसका भुगतान करते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों आएगा लगान, लाभ, लगान हो गया, लाभ हो गया, ब्याज हो गया और चौथी चीज आती है मजदूरी। आप सभी जानते हैं कि जब उत्पादन होती है तो हम किसी भी भूमि का इस्तेमाल करते हैं, भूमि का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हमको लगान देनी पड़ती है, उसके लिए हमको कीमत चुकानी पड़ती है। हमें जो लाभ मिलता है उसका वितरण हम करते हैं। इसी प्रकार से हम लेन देन करते हैं, अपने पास कैश रखते हैं या दूसरे से लेते हैं, धन लेते हैं, तो उसके लिए ब्याज देना पड़ता है और अंत में हमें मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है। यह महत्वपूर्ण क्रिया है जो हम साधन कीमत निर्धारण की बात करते हैं। इसीलिए कहीं कहीं पर व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत निर्धारण के सिद्धांत के तहत ही माना जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में प्राइस डिटरमिनेशन का अध्ययन हम करते हैं। तो ये 1 2 3 4 लगान, लाभ, ब्याज और मजदूरी इसका भुगतान हम इसके अंतर्गत करते हैं। फिर अंतिम जो घटक है इसका व्यष्टि अर्थशास्त्र का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो घटक आता है कल्याणकारी अर्थशास्त्र का। आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र जो है पूरी तरह से कल्याण की अवधारणा पर निर्भर है और इसमें एक उपभोक्ता का अधिकतम कल्याण देखा जाता है। इसके लिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बताया कि किसी एक उपभोक्ता का किस प्रकार से कल्याण हो सकता है, कैसे उसका कल्याण निहित है। ये हमारा कल्याणकारी अर्थशास्त्र का भाग है जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से हम आपको बता दें कि ये हमारे चारों घटक हो गए जिसमें कि पूरी तरह से आप उसको अध्ययन भी आप कर सकते हैं। अगली कक्षाओं में इसको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे, लेकिन यही घटक मिलकर के व्यष्टि अर्थशास्त्र को स्थापित करते हैं। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व किस रूप में है? व्यष्टि अर्थशास्त्र एक छोटे चर का अध्ययन करता है जैसा कि हमने शुरू में बताया, लेकिन इसके आधार पर हम पूरी अर्थव्यवस्था का आकलन कर सकते हैं। जैसे किसी फर्म के व्यवहार को, फर्म के उत्पादन को, या किसी उद्योग के व्यवहार को, उद्योग के उत्पादन को, किसी उपभोक्ता के व्यवहार को या किसी परिवार के उपभोग के व्यवहार के आधार पर हम पूरी अर्थव्यवस्था का आकलन कर सकते हैं, उसके ट्रेंड को जान सकते हैं, उसकी प्रवृत्तियों को जान सकते हैं। इसमें हमारा ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन हमेशा से महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा हम अनुमान भी लगा सकते हैं और नीतियां भी बना सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। बच्चों, आप जानते हो कि कोई भी सिद्धांत कुछ मान्यताओं के आधार पर फॉर्मुलेट होता है, स्थापित होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कुछ मान्यताओं को लेकर चलता है, जिसमें कि सबसे बड़ी मान्यता यह है कि ये पूर्ण रोजगार की मान्यता लेकर के चलता है। और बच्चों, तुम लोग जानते हो कि पूर्ण रोजगार एक काल्पनिक अवधारणा है, पूर्ण रोजगार कहीं भी नहीं है। तो पहली अवधारणा ही हमारी महत्वपूर्ण है कि जो कहीं न कहीं से इतनी आदर्शात्मक है, जो सामान्य व्यवहार में कम देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती है। इसी प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र का विदेशी व्यापार से कोई मतलब नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का सामान्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्रियाओं से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रिया के अध्ययन के लिए, आर्थिक प्रक्रिया को समझने के लिए, या इसे इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे अर्थशास्त्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत
फाउंडेशन के रूप में है। ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको कि अंग्रेजी में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अब अगली कक्षा में आपको हम समष्टि अर्थशास्त्र के विषय में बताएंगे। उसके बाद दोनों का हम आपको तुलनात्मक अध्ययन भी बताएंगे। आज का हमारा व्याख्यान व्यष्टि अर्थशास्त्र का था और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।